दुनिया जहान में इस हफ्ते कनाडा अपने जंगलों की आग को कैसे रोक सकता है। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। 22 जुलाई की रात 8 बजे कनाडा के जास्पर शहर के निवासियों को पहली बार पता चला कि उनके घरों को जंगल में लगी आग से खतरा पैदा हो गया है और 9:45 बजे प्रशासन ने वहां आपातकाल की घोषणा कर दी। इस शहर के दक्षिण और उत्तर में जंगलों में लगने वाली आग की शुरुआत के 3 घंटे में ही स्थिति बिगड़ गई। जास्पर और उसके इर्द गिर्द फैले नेशनल पार्क के इलाकों से लगभग 25,000 लोग घरों से भागने पर मजबूर हो गए। जास्पर रॉकी एल्बर्टा में स्थित है और बड़ी तादाद में पर्यटक यहाँ के पहाड़ों, ग्लेशियरों, सरोवरों और वन्य जीवन को देखने के लिए पहुंचते हैं। शहर को खाली कराने के 2 दिन बाद पूरा शहर आग की लपटों में घिर गया। अल्बर्टा राज्य की प्रमुख डैनियल स्मिथ उस भयानक मंजर को याद करते वक्त अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। For many generations, the town of Jasper and the parks surrounding it. डैनियल स्मिथ कह रही थी कि जास्पर शहर की जनता को उसकी खूबसूरती, वहां के हरे भरे मैदानों, पहाड़ों और तालाबों की सुंदरता पर हमेशा नाज रहा है। आग ने बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन जास्पर की जादुई खूबसूरती कभी नष्ट नहीं होगी। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कनाडा अपने जंगलों में लगने वाली आग को कैसे रोक सकता है। पार्ट 1, आग में झुलसता कनाडा। सुंदर प्राकृतिक नजारों से घिरे जास्पर में जुलाई महीने में कई बार पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया। गर्मी के दौर को देखते हुए दमकल कर्मी जहां कहीं आग लगने की सूचना मिलती वहां तुरंत पहुंचते थे। हमारे पहले एक्सपर्ट माइक फेलेनेगन ब्रिटिश कोलंबिया में थॉमस रिवर्स यूनिवर्सिटी में जंगलों की आग संबंधी विज्ञान के प्रोफेसर हैं। वो बताते हैं कि कैसे जास्पर के इर्द गिर्द फैले जंगलों में लगी आग जल्द ही बेकाबू हो गई। सोमवार को आग लगी और बुधवार शाम तक शहर में पहुंच गई। आग बहुत तेजी से फैली और उग्र होती चली गई। अग्निशमन कर्मियों ने आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे फायदा नहीं हुआ। उनका कहना है कि तेज हवा की वजह से उन्होंने विमान का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। जमीन पर आग बुझाने का प्रयास कर रहे अग्निशमन कर्मियों के लिए भी बहुत खतरा पैदा हो गया था, क्योंकि आग की लपटें 100 मीटर से ज्यादा ऊंची उठ रही थी। उस दौरान एक अग्निशमन कर्मी की मौत भी हो गई। माइक फेलेनेगन के अनुसार आग इतनी उग्र इसलिए हो गई क्योंकि बारिश की कमी और भीषण गर्मी के कारण लकड़ियां और घास सूखी थी। जास्पर 3 घाटियों के बीच बसा है। आग की चिंगारियां और शोले हवा के कारण कई किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं। कनाडा के 1/3 हिस्से पर जंगल बसे हैं और जंगलों में आग अक्सर लगती रहती है। आग लगने की स्थिति में उस पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां भी की होती हैं। So if a fire starts, and let's say it starts 2 kilometers from a community. मिसाल के तौर पर अगर बस्ती से 2 किलोमीटर दूरी पर आग लगती है तो फौरन हेलीकॉप्टरों सहित दमकल के आवश्यक संसाधनों को तैनात कर दिया जाता है। लेकिन मानो अगर उत्तर में 100 किलोमीटर दूर आग लगती है तो प्रशासन आने वाले कुछ दिनों में कैसा मौसम होगा और आग फैलने की गति कितनी हो सकती है, इसका अनुमान लगाता है। इसके बाद तय किया जाता है कि उस आग को बुझाया जाए या उस पर केवल नजर रखी जाए। यानी जंगलों में लगने वाली सभी प्रकार की आग को खतरनाक नहीं माना जाता और कई बार तो इलाकों को सुरक्षित रखने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आग लगाई जाती है। लेकिन कई बार मामूली आग बेकाबू हो जाती है, जिससे भारी तबाही होती है। मई 2016 में अल्बर्टा के पास जंगलों में लगी आग कनाडा के इतिहास की सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली साबित हुई थी। फोर्क मरे शहर में 2000 से ज्यादा व्यावसायिक ठिकाने और मकान जलकर खाक हो गए।
बारिश में कमी और बढ़ती गर्मी की वजह से मौसम सूखा होता जाता है और बिजली गिरने से आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। In Alberta and British Columbia this year, our fire season started. ब्रिटिश कोलंबिया में इस साल जंगल की आग का मौसम फरवरी में ही शुरू हो गया था। जितना सूखा पड़ेगा उतनी ही बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ेंगी। कनाडा में जंगल में आग लगने की लगभग 50% वारदातें बिजली गिरने से होती हैं, मगर इससे लगभग 90% इलाके झुलस जाते हैं। पार्ट 2 जंगल के रहस्य। हमारी दूसरी एक्सपर्ट लिज गोल्डमैन वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की रिसर्च मैनेजर हैं। वो कहती हैं कि जंगल में लगने वाली आग और उसकी बढ़ती तीव्रता की समस्या केवल कनाडा और उत्तरी अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फैल रही है। They're happening with increasing intensity. Their ranges are अब spreading. जंगल में आग लगने की वारदातें उष्णकटिबंधीय और गीले जंगलों में भी बढ़ने लगी हैं, जहां उनकी अपेक्षा नहीं की जाती। उन इलाकों में भी आग की तीव्रता और उसकी चपेट में आने वाले इलाके बढ़ रहे हैं। ये वारदातें समशीतोष्ण क्षेत्रों में अक्सर होती हैं, जहां उसकी अपेक्षा भी रहती है, मगर अब वहां भी उसकी तीव्रता बढ़ रही है, जिससे वहां के जंगलों और आसपास के रहने वाले समुदायों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आग लगने की बढ़ती घटनाएं बड़ी चिंता का विषय हैं, क्योंकि वहां नमी ज्यादा होती है, जिस वजह से जंगल गीले रहते हैं और बिजली गिरने या गर्मी से आग लगने की संभावना कम होती है। मगर अमेज़न के वर्षा वनों और इंडोनेशिया के जंगलों में आग लगने का बड़ा कारण इंसान है। उन इलाकों में कई लोग जमीन के इस्तेमाल के लिए जानबूझकर जंगलों को आग लगाकर साफ करना चाहते हैं। So people will clear land using fire. कई बार जमीन के मालिक जंगल की जमीन का इस्तेमाल करने के लिए वहां पेड़ और झाड़ियों को आग लगा देते हैं, मगर अक्सर ये आग बेकाबू हो जाती है और उनकी जमीन से फैलते हुए जंगलों को अपनी चपेट में ले लेती है। अक्सर किसान बुआई के लिए गीली जमीन को सुखा देते हैं और यहाँ आग के तेजी से फैलने का खतरा बढ़ जाता है। 2015 में इंडोनेशिया में इसी प्रकार आग बेकाबू हो गई, जिससे भारी नुकसान हुआ और इंडोनेशिया को आधुनिक युग की एक सबसे बड़ी त्रासदी को झेलना पड़ा। लिज गोल्डमैन कहती हैं कि सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप के जंगलों में लगी आग का धुआं दूर दूर तक फैला, जिसने तटीय क्षेत्र के लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया। इस धुएं के कारण इंडोनेशिया में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। साथ ही उसके पड़ोसी देश मलेशिया और सिंगापुर में भी हजारों लोग प्रदूषण की भेंट चढ़ गए। It's very bad for human health, for people living. ये धुआं स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। जहां आग लगती है वहां से ये धुआं सैकड़ों किलोमीटर तक फैल जाता है और जनजीवन को प्रभावित करता है। जब जंगलों में आग लगती है तो वहां पेड़ों और झाड़ियों में जमा कार्बन का उत्सर्जन होता है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन अधिक तेजी से होने लगता है। इससे दुनिया भर में लोग प्रभावित होते हैं। जलवायु परिवर्तन पर जंगल की आग का असर पड़ता है, मगर जलवायु परिवर्तन से जंगल में आग लगने की वारदातें भी बढ़ती हैं, क्योंकि इससे सूखा पड़ता है और आग लगने की आशंका बढ़ जाती है। इसके साथ साथ मौसम में बदलाव भी इसका कारण बनता है। 2015 में इंडोनेशिया के जंगलों में आग लगने का एक कारण एल नीनो था। जब प्रशांत महासागर में पानी गर्म हो जाता है तो उसे एल नीनो का प्रभाव माना जाता है। 2015 में इसी की वजह से बारिश इंडोनेशिया तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से वहां जमीन सूख गई और आग लगने का खतरा बढ़ गया। इसी तरह 2021 में रूस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और सूखा पड़ा, जिसका कारण पोलर जेट स्ट्रीम का उत्तर की ओर रुख करना बताया जाता है। उस समय पहली बार साइबेरिया के जंगलों में लगी आग का धुआं उत्तरी ध्रुव तक पहुंच गया। अब जंगलों में आग लगने की समस्या दक्षिण यूरोप में भी फैल रही है। 2024 अगस्त में ग्रीस में भारी गर्मी के चलते जंगलों में आग लग गई और राजधानी एथेंस व आसपास के इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के निर्देश दिए गए। पार्ट 3 जंगल की आग का इतिहास। हमारे तीसरे एक्सपर्ट जॉन कीली अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। उनके अनुसार धरती पर जंगलों में आग का इतिहास करोड़ों साल पुराना है और ये इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र का सामान्य और जरूरी हिस्सा है। We have in California
in our shrublands, which occur. कैलिफोर्निया में तट के नजदीक जंगली इलाकों में पेड़ पौधों की एक ऐसी सैकड़ों प्रजातियां हैं जो जंगल की आग के बिना फल फूल नहीं सकती, क्योंकि उनके बीजों को फलने के लिए धुएं की जरूरत होती है। यह क्षेत्र की जैव विविधता के लिए आवश्यक है। यही बात हमें दक्षिण अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देती है। यानी जंगल की आग इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। मगर जैसा कि लिज गोल्डमैन से हमने सुना कि अब जंगलों की आग पहले से अधिक उग्र होने लगी है। आखिर पहले से अब तक क्या बदला है? Well, a lot of things have changed. In particular, काफी कुछ बदल गया है। एक तो दुनिया की आबादी बढ़ गई है। दूसरी बात यह है कि कई क्षेत्रों के मूल निवासी अपने जंगलों की देखभाल और आग का प्राकृतिक तरीके से नियंत्रण करना जानते थे। मिसाल के तौर पर अब उत्तर अमेरिका में जंगल की जमीन की देखभाल निजी संस्थाओं के हाथ में है, जो हर प्रकार की आग को बुझा देते हैं। आबादी के बढ़ने के साथ जमीन की जरूरत भी बढ़ गई है। साथ ही लकड़ी उद्योग की कंपनियां अपनी लकड़ी बचाने के लिए जंगल में आग को रोकते हैं। जॉन कीली कहते हैं कि पहले जंगलों में स्वाभाविक तरह से आग लगती थी, जो आमतौर पर पेड़ों के इर्द गिर्द की जमीन पर उगने वाली झाड़ियों को झुलसाती थी, लेकिन उससे पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचता था। इस स्वाभाविक प्रक्रिया को रोकने से जंगलों में बड़ी तादाद में ईंधन इकट्ठा हो रहा है और जब आग लगती है तो वो पहले से कहीं ज्यादा उग्र हो जाती है और पूरे का पूरा जंगल नष्ट कर देती है। बढ़ती आबादी के कारण शहरी इलाके फैलते फैलते जंगल के पास आते गए हैं और उनके बिजली के नेटवर्क भी आग लगने का एक कारण है। and in the last 20 years, we've had like a 5. पिछले 20 सालों में बिजली की तारों की वजह से जंगल में आग लगने की घटनाएं 5 गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। जिन इलाकों में हवा तेज चलती है वहां यह समस्या अधिक है, क्योंकि तेज हवाओं से बिजली की तारें गिर जाती हैं। कैलिफोर्निया में इस वजह से आग लगने की कई घटनाएं दिखाई देती हैं। बढ़ती आबादी निश्चित ही इस समस्या का एक बड़ा कारण है। पार्ट 4, आग से ही आग का नियंत्रण। हमारे चौथे एक्सपर्ट कोल्डी टिमिस्ट्रा जंगल की आग के विज्ञान के विशेषज्ञ हैं और अल्बर्टा वाइल्ड फायर ब्रांच के पूर्व कोऑर्डिनेटर हैं। वो कहते हैं कि 2023 में कनाडा में जंगल की आग से बड़ा नुकसान हुआ था और लगभग 1.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन नष्ट हो गई थी। The boreal forest, it's going to burn and it's going to burn more. बोरियल वन जलते रहेंगे और भविष्य में ये समस्या और बड़ी होगी। कई लोग कहते हैं कि यह अब सामान्य है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि भविष्य में स्थिति और विकट होगी। अब जंगल की आग को लेकर लोगों की सोच बदल रही है और वो इस समस्या से निपटने के नए तरीकों पर विचार कर रहे हैं। जैसा कि हमने जास्पर में देखा कि आग को बुझाने के लिए आसमान से हेलीकॉप्टर या विमान के जरिए उसे बुझाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अग्निशमन कर्मियों के लिए जमीन पर खड़े होकर ये काम करना बड़ा जोखिम भरा होता है। The winds that were created by the fire itself. जब आग लग जाती है तो उससे तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति में वहां विमान भेजना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में सबसे अहम बात यही है कि प्रशासन के पास लोगों को क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने की अच्छी योजना होनी चाहिए। कोल्डी कहते हैं कि इस समस्या के हल के लिए आम लोगों को भी प्रयास करना होगा। सबसे पहला कदम यह है कि आग को फैलने के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न न हो और इसके लिए नियोजित तरीके से आग लगाने के तरीके अपनाए जाने चाहिए। साथ ही प्रशासन को आग के नियंत्रण के लिए मशीन और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बल देना चाहिए। उनकी 24 घंटे निगरानी होनी चाहिए। भविष्य में आग बुझाने वाले अग्निरोधक ड्रोन के जरिए आग पर बरसाए जा सकेंगे। आग का पता लगाने के लिए सैटेलाइट इमेजिंग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हर साल हम इस समस्या से कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं। यही हमने 2024 में भी देखा। What Jasper has shown and should show to Canadians. जास्पर में लगी आग ने कनाडा को दिखा दिया कि दुनिया की एक सबसे अच्छी अग्नि प्रबंधन व्यवस्था भी जंगल की आग को नियंत्रित करने की गारंटी नहीं दे सकती। इसका कोई एक हल नहीं है। कई स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है, संसाधनों की भी जरूरत है। ये सब हासिल करने में समय लगेगा। ये ऐसा ही है कि जैसे हम भाग रहे हैं, लेकिन आग और जलवायु परिवर्तन हमसे ज्यादा तेज भाग रहे हैं। तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न पर। कनाडा अपने जंगलों की आग को कैसे रोक सकता है?
जास्पर में लगी आग से शहर और उसके इर्द गिर्द नेशनल पार्क का 32,000 हेक्टेयर का इलाका जलकर खाक हो गया। यानी इटली से भी बड़ा हिस्सा आग की भेंट चढ़ गया। इस तरह की घटनाएं अब अक्सर होने लगी हैं, मगर इसकी रोकथाम के लिए कुछ कदम जरूर उठाए जा सकते हैं। लोगों को इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाने होंगे। अग्निशमन विभाग को नई टेक्नोलॉजी और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। कोल्डी टिमिस्ट्रा का कहना है कि सबसे अधिक ध्यान इस बात पर दिया जाना चाहिए कि आग लगते ही उसे फौरन काबू में करने के लिए कार्रवाई हो, क्योंकि एक बार अगर आग फैल गई तो फिर हम कितने भी विमान और संसाधन लगा दें, उसे काबू में कर पाना बेहद मुश्किल होगा।